स्पीडी करंट अफेयर 2024 जनवरी से लेकर के अप्रैल तक। भारत एवं विश्व में प्रथम। भारत एवं विश्व में प्रथम की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? नई दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बन गया है? रिलायंस जियो। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर कहाँ बना है? पाली जिला राजस्थान में। दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर बना है पाली जिला राजस्थान में। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन बना? धर्मशाला। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम बना धर्मशाला। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना? HDFC। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना HDFC। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बना कौन? सिंगापुर। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बना सिंगापुर। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना कौन? नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना नाइजीरिया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? गोपी थोटाकुरा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने गोपी थोटाकुरा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? कोलकाता। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई कोलकाता। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन? सुमन कुमारी। BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी सुमन कुमारी। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब हुई? बेंगलुरु में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई बेंगलुरु में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ? सऊदी अरब में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हुआ सऊदी अरब में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला? नई दिल्ली में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े जो है वो नई दिल्ली में खुला। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? संबलपुर उड़ीसा में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ संबलपुर उड़ीसा। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बिहार बना। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बिहार। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेग कोनोनेंको ने बनाया। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड जो है वो ओलेग कोनोनेंको ने बनाया, जो कि रूस के हैं। भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश। भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश बना फ्रांस। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? प्रीति रजक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी प्रीति रजक, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ हुई? सरयू नदी में। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत सरयू नदी में हुआ। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई? असम में। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत हुई असम में। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला UT कौन बना? जम्मू कश्मीर। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला UT बना है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुआ? मथुरा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का शुरुआत हुआ मथुरा उत्तर प्रदेश में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ खुला? महाराष्ट्र में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क यानी पेंच टाइगर रिजर्व खुला महाराष्ट्र में।
अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। देश का पहला एआईसीटी बनेगा उत्तर प्रदेश का लखनऊ। देश का पहला एआईसीटी बनेगा उत्तर प्रदेश का लखनऊ। वर्ष 2024 में हुए प्रमुख समझौता। एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता। एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता हुआ अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में। एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता हुआ अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में। सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ नासा और जापान में। सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ नासा और जापान में। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ एप्पल और क्लीन मैक्स के बीच में। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ एप्पल और क्लीन मैक्स के बीच में। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ आरबीआई और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच में। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ आरबीआई और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच में। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के बीच में। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ आयुष मंत्रालय एवं थाईलैंड के बीच में। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ एमपीएसीआई और आईआईएससी बेंगलोर। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ एनपीसीआईआई और आईआईएससी बेंगलोर। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ भारत सरकार और एडीबी के बीच में। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ भारत सरकार और एडीबी के बीच में। सीमा पार से मुद्रा के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता हुआ भारत और नेपाल के बीच में। सीमा पार से मुद्रा लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता हुआ भारत और नेपाल के बीच में। हरित प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ इंजीनियर्स लिमिटेड और आईआईटी रुड़की के बीच में। हरित प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और आईआईटी रुड़की के बीच में। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ शिक्षा मंत्रालय और फीफा के बीच में। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ शिक्षा मंत्रालय एवं फीफा के बीच में। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए समझौता हुआ महाराष्ट्र सरकार और गूगल के बीच में। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए समझौता हुआ महाराष्ट्र सरकार और गूगल के बीच में। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता हुआ। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता हुआ इरेडा और आईआईटी भुवनेश्वर के बीच। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता हुआ इरेडा और आईआईटी भुवनेश्वर के बीच में। लिथियम खोज और खनन के लिए समझौता हुआ। लिथियम खोज और खनन के लिए समझौता हुआ भारत और अर्जेंटीना के बीच में। लिथियम की खोज और खनन के लिए समझौता हुआ भारत और अर्जेंटीना के बीच में। अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने हेतु समझौता हुआ भारत और नेपाल के बीच में। अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने के लिए समझौता हुआ भारत और नेपाल के बीच में। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ भारत और गुयाना के बीच में। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ भारत और गुयाना के बीच। हरित पहल के लिए समझौता हुआ भारतीय रेलवे और सीआईआई के बीच। हरित पहल के लिए समझौता हुआ भारतीय रेलवे और सीआईआई के बीच। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौता हुआ भारत और रूस के बीच। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौता हुआ भारत और रूस के बीच।
2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने हेतु समझौता हुआ भारत और यूएसएआईडी के बीच। 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने के लिए समझौता हुआ भारत और यूएसएआईडी के बीच। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ भारत और ओमान के बीच। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ भारत और ओमान के बीच। डिजिटल परिवर्तन के लिए समझौता हुआ एसेंच्योर और यूनियन बैंक के बीच। 2024 के प्रमुख मोबाइल ऐप एंड पोर्टल। तो बूथ राबता पोर्टल जो है वो किसने जारी किया? बूथ राबता पोर्टल जारी किया है पंजाब सरकार ने। सारथी पोर्टल किसने जारी किया? सारथी पोर्टल जारी किया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। सी केयर्स पोर्टल जो है वो जारी किया गया है केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। सी केयर्स पोर्टल जो है वो जारी किया गया है केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। चौपाल ऐप जो है वो जारी किया गया है संदीप बंसल के द्वारा। चौपाल ऐप संदीप बंसल। अनुवादनी ऐप जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया, केंद्र सरकार द्वारा। मनी टू इंडिया ऐप जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जारी किया गया है। संभव ऐप जो है वो इंडियन आर्मी द्वारा जारी किया गया। संभव ऐप जो है वो इंडियन आर्मी द्वारा जारी किया गया है। भूमि राशि पोर्टल ऐप जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। भूमि राशि पोर्टल ऐप जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है? बूथ राबता ऐप। मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया पंजाब सरकार द्वारा? बूथ राबता ऐप। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना, यह केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा जारी किया गया है। सी अर्जुन मुंडा द्वारा सारथी पोर्टल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना, यह कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा सारथी पोर्टल जारी किया गया है। कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? तो कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए प्रहलाद जोशी द्वारा सी केयर्स ऐप जो है वो सी केयर्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप कौन लॉन्च किया गया है? भोजपुरी का पहला ऐप चौपाल ऐप जो है वो संदीप बंसल के द्वारा लॉन्च किया गया। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? अनुवादनी ऐप। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुवादनी ऐप लॉन्च किया गया है। ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? मनी टू इंडिया ऐप। ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा मनी टू इंडिया ऐप लॉन्च किया गया। सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? संभव ऐप। सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा संभव ऐप लॉन्च किया गया। भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? भूमि राशि पोर्टल। भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजना में तेजी लाने के लिए सड़क
परिवहन मार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया भूमि राशि पोर्टल। 2024 के अप्रैल तक सैन्य अभ्यास की बात करें, पूर्वी लहर 2024 जो है वो कहाँ हुआ? भारतीय नौसेनाओं के बीच में हुआ। अभ्यास पूर्वी लहर 2024 भारतीय नौसेना के बीच में हुआ। दोस्ती 16 अभ्यास जो है वो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ। दोस्ती 16 अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ। गगन शक्ति 2024 जो है वो भारतीय वायुसेना के बीच में हुआ। गगन शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना के बीच में हुआ। अभ्यास दस्तलिक जो है वो भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। अभ्यास दस्तलिक जो है वो भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। IMT ट्रिलेट 2024 जो है वो भारत एवं मोजाम्बिक तंजानिया के बीच में हुआ। IMT ट्रिलेट 2024 जो है वो भारत, मोजाम्बिक एवं तंजानिया के बीच में हुआ। टाइगर ट्रियम्फ 2024 जो है वो भारत एवं अमेरिका के बीच में हुआ। अभ्यास लमितीय जो है वो भारत एवं सेशल्स के बीच में हुआ। अभ्यास लमितीय जो है वो भारत एवं सेशल्स के बीच में हुआ। सी डिफेंडर्स 2024 जो है वो भारत एवं अमेरिका के बीच में हुआ। सी डिफेंडर्स 2024 जो है वो भारत एवं अमेरिका के बीच में हुआ। समुद्र लक्ष्मण 2024 जो है वो भारत एवं मलेशिया के बीच में हुआ। समुद्र लक्ष्मण 2024 जो है वो भारत एवं मलेशिया के बीच में हुआ। पाँचवां धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2024 जो है वो भारत एवं जापान के बीच में हुआ। पाँचवां धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2024 भारत एवं जापान के बीच में हुआ। शांति प्रयास 4 जो है वो बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। सदा तनसिक अभ्यास 2024 जो है वो भारत, सऊदी अरब के बीच में हुआ। सदा तनसिक अभ्यास भारत एवं सऊदी अरब के बीच। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2024 भारत एवं UAE के बीच। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2024 भारत एवं UAE के बीच। अभ्यास अयुत्थाया 2023 भारत एवं थाईलैंड के बीच में हुआ। 12वां मिलन अभ्यास 2024 बहुराष्ट्रीय अभ्यास रहा। मिलन अभ्यास जो है वो बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। 11वां खंजर अभ्यास 2024 भारत एवं किर्गिस्तान के बीच में। खंजर अभ्यास जो है वो भारत एवं किर्गिस्तान के बीच में हुआ। दूसरा साइक्लोन अभ्यास 2024 भारत एवं मिस्र के बीच में हुआ। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत एवं UAE के बीच में एवं साइक्लोन अभ्यास भारत एवं मिस्र के बीच में। विनबैक्स 2023 जो है वो भारत एवं वियतनाम के बीच में हुआ था। तो अभ्यास पूर्वी लहर 2024 जो है वो भारतीय नौसेनाओं के बीच में पूर्वी तट पर हुआ। अभ्यास पूर्वी लहर 2024 जो है वो भारतीय नौसेनाओं के बीच पूर्वी तट पर हुआ। अभ्यास दोस्ती 16 जो है वो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच कहाँ हुआ पता नहीं। गगन शक्ति 2024 जो है वो भारतीय वायुसेना के बीच पोखरन स्थित फील्ड फायरिंग रेंज पर हुआ। पोखरन स्थित फील्ड फायरिंग रेंज पर अभ्यास हुआ। गगन शक्ति 2024 भारतीय वायुसेनाओं के बीच। उज्बेकिस्तान के जिला टर्मेज में अभ्यास हुआ। अभ्यास दस्तलिक जो कि भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। तंजानिया के जंजीबार एवं मोजाम्बिक के मपूतो जंजीबार एवं मपूतो में अभ्यास हुआ। IMT ट्रिलेट जो कि भारत, मोजाम्बिक एवं तंजानिया के बीच में हुआ। भारत के पूर्वी तट पर टाइगर ट्रियम्फ 2024 हुआ। टाइगर ट्रियम्फ 2024 भारत एवं अमेरिका के बीच में जो हुआ भारत के पूर्वी समुद्र तट पर। अभ्यास लमितीय 2024 जो है भारत एवं सेशल्स के बीच में कहाँ हुआ? सेशल्स में। अभ्यास लमितीय जो है हुआ सेशल्स में।
सी डिफेंडर्स जो है वो भारत एवं अमेरिका के बीच में हुआ कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। सी डिफेंडर्स अभ्यास जो है वो पोर्ट ब्लेयर में हुआ। समुद्र लक्षण 2024, समुद्र लक्षण 2024 जो है वो कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में। समुद्र लक्षण भारत एवं मलेशिया के बीच विशाखापत्तनम में हुआ। पांचवा धर्म गार्जियन अभ्यास 2024 जो है वो भारत एवं जापान के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ धर्म गार्जियन जो कि भारत एवं जापान के बीच में हुआ। शांति प्रयास चौथा जो कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, शांति प्रिय चौथा जो है वो नेपाल के सैन्य मुख्यालय में हुआ। सदा तनसीक अभ्यास 2024, सदा तनसीक अभ्यास 2024 जो है वो भारत एवं सऊदी अरब के बीच में हुआ राजस्थान में। सदा तनसीक अभ्यास जो है वो भारत एवं सऊदी अरब के बीच में हुआ राजस्थान में। डेजर्ट साइक्लोन जो है वो भारत एवं यूएई के बीच में हुआ राजस्थान के थार रेगिस्तान में। अभ्यास अयोध्या जो है वो भारत एवं थाईलैंड के बीच में हुआ। 12वां मिलन अभ्यास 2024 बहुराष्ट्रीय था जो कि विशाखापत्तनम में हुआ। 12वां मिलन अभ्यास 2024 जो कि बहुराष्ट्रीय था विशाखापत्तनम में हुआ। विशाखापत्तनम में एक और अभ्यास हुआ भारत एवं मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण। विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ अभ्यास मिलन। खंजर अभ्यास 2024 भारत एवं किर्गिस्तान के बीच वाला हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। खंजर अभ्यास कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। अभ्यास साइक्लोन जो है वो भारत एवं मिस्र के बीच में हुआ, मिस्र के मिस्र के अंशास में हुआ साइक्लोन अभ्यास। विनबैक्स अभ्यास 2023, विनबैक्स जो है वो भारत एवं वियतनाम के बीच में कहाँ हुआ? वियतनाम में। विनबैक्स अभ्यास जो है वो कहाँ हुआ? वियतनाम में। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में हुआ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कब हुआ? 9 फरवरी 10 फरवरी को। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया 9 से 10 फरवरी को। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया गया। हिंद महासागर सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया कौन? एस जयशंकर। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन के विषय क्या था? स्थित और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का विषय था स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक जो हुई वह कहाँ हुई? स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 के बीच। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक जो हुआ वो हुआ स्विट्जरलैंड के दावोस में और मुख्य विषय रहा रीबिल्डिंग ट्रस्ट। आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक हुआ उसका विषय था रीबिल्डिंग ट्रस्ट और भारत ने इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की स्थापना किया। भारत ने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की स्थापना की। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो हो युगांडा के कंपाला में आयोजित किया गया। 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है वो युगांडा के कंपाला में आयोजित किया गया 15 से 20 जनवरी के बीच में। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 का विषय रहा साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया। संयुक्त राष्ट्र COP28 तो 2023 का है।
मुख्य राष्ट्रीय सम्मेलन 2024। नौवां रायसीना डायलॉग की बात करें तो यह 2024 में आयोजित किया गया नई दिल्ली में। नौवां रायसीना डायलॉग जो है वो नई दिल्ली में 21 से 23 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया। नौवां रायसीना डायलॉग जो हुआ उसके उद्घाटनकर्ता थे नरेंद्र मोदी। नौवां रायसीना डायलॉग के उद्घाटनकर्ता कौन थे? नरेंद्र मोदी। नौवां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे किरियाकोस मित्सोटाकिस। किरियाकोस मित्सोटाकिस जो है वो ग्रीस के पीएम हैं। किरियाकोस मित्सोटाकिस जो है वो ग्रीस के पीएम हैं और यह मुख्य अतिथि के रूप में रायसीना डायलॉग 2024 में आए। रायसीना डायलॉग 2024 में आए। रायसीना डायलॉग 2024 सम्मेलन का विषय क्या था? चतुरंगा। नौवां रायसीना डायलॉग 2024 का विषय था चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, सृजन। नौवां रायसीना डायलॉग 2024 सम्मेलन का विषय था चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, सृजन। विश्व पुस्तक मेला 2024। विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली प्रगति मैदान में 10 से 18 फरवरी 2024 में विश्व पुस्तक मेला 2024 आयोजित किया गया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 10 से 18 फरवरी 2024 तक। विश्व पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन किया। विश्व पुस्तक मेला 2024 के अतिथि देश कौन थे? सऊदी अरब। विश्व पुस्तक मेला 2024 के अतिथि देश थे सऊदी अरब। विश्व पुस्तक मेला का थीम क्या था? बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा। विश्व पुस्तक मेला 2024 का थीम था बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा। विंग्स इंडिया 2024। विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन आयोजित हुआ हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा पर। विंग्स इंडिया 2024 जो है वो आयोजित किया गया हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा पर। विंग्स इंडिया 2024 का थीम क्या रहा? अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। विंग्स इंडिया 2024 का थीम रहा अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला किसको? बेंगलुरु के कैंपगोड़ा हवाई अड्डा एवं दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला बेंगलुरु के कैंपगोड़ा हवाई अड्डा एवं दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को। सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार मिला विंग्स इंडिया में स्काईवेज एयर सर्विसेज को। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार मिला स्काईवेज एयर सर्विसेज को। वर्ष 2024 में अप्रैल तक चलाए गए कुछ ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया? इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन शील्ड। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन शील्ड। भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया? ऑपरेशन संकल्प के तहत। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन इंद्रावती। हैती में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया ऑपरेशन इंद्रावती। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कामधेनु। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया।
किस ऑपरेशन के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम क्या रखा था? हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन अमृत। केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन अमृत। भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इजराइल से जब भारतीयों को लाया जाना था वापस, तो उस समय चलाया गया था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। केंद्र सरकार की 2024 की योजनाओं की बात करें तो वह योजना है पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना यानी मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर योजना का शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 13 फरवरी 2024 को किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुरुआत 13 फरवरी 2024 को किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, इसको प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के भी नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट बिजली जो है वो निःशुल्क प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी भी दिया जाएगा। 78,000 रुपये तक का सब्सिडी। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है 13 फरवरी 2024 को। आर्थिक परिदृश्य 2024। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का कर प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर $28 बिलियन हो गया। वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर के $28 बिलियन हो गया। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ करके जियो दुनिया का शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बन गया। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर जियो जो है वो दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बन गया। रत्न और आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने AEO का दर्जा दिया। रत्न और आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने AEO का दर्जा दिया। LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार है। LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार है। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। भारत में गरीबी 5% से नीचे आई गई है, नीति आयोग CEO ने कहा। भारत में गरीबी 5% से नीचे आ गई है, नीति आयोग CEO ने कहा। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार जो है वो साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपे कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च की गई। भारत की UPI सेवाएं जो है वो श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपे कार्ड सेवाएं जो है वो मॉरिशस में लॉन्च किया गया। EPFO द्वारा जमा पर ब्याज दर 8.15 से 8.25% कर दी गई है। EPFO द्वारा जो भी जमा होगा उस पर ब्याज पहले 8.15% मिलता था
अब मिलेगा 8.25%। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बैंक बंद करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी दी गई। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर के साथ विलय की मंजूरी दी गई। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। भारत जो है वो हांगकांग को पीछे छोड़ करके वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया। सैमसंग को पीछे छोड़कर एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना। सैमसंग को पीछे छोड़ एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। भारत रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक है। भारत जो है वो रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक है। एसबीआई को पछाड़ एलआईसी देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू बन गई है। एसबीआई को पछाड़ एलआईसी देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू बन गई है। वित्त मंत्री ने क्या कहा कि भारत का लक्ष्य 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना है। भारत का लक्ष्य 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना है। टीसीएस को दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है। टीसीएस को दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है। तो ये था 2024 के आर्थिक परिदृश्य। 2024 के विज्ञान प्रौद्योगिकी अप टू अप्रैल। राष्ट्रपति ने आईआईटी बॉम्बे में CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की। राष्ट्रपति ने आईआईटी बॉम्बे में CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की। सिट्रोएन भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। सिट्रोएन भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया जाएगा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित की गई। एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बनेगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो है वह भारत का पहला एआई शहर बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60A जापान में शुरू हुआ। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो है JT60A जापान में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया। मेटा ने एआई जेप्पा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया।
मेटा ने AI जेप्पा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया। IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई। IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई। रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य 2024 अप टू अप्रैल। सिपरी अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका प्रथम एवं भारत चौथे नंबर पर आया। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका जो है वो प्रथम स्थान पर है और भारत जो है वो चौथा स्थान पर है। भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल की शिपमेंट भेज दी। भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल की शिपमेंट भेजी। INS तीर और INS सुजाता। INS तीर और INS सुजाता ने भारत मोजाम्बिक तंजानिया के त्रिपार्श्व यानी ट्रिलेट अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया। INS तीर और INS सुजाता ने भारत मोजाम्बिक तंजानिया के त्रिपार्श्व अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया। INS संधायक को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। INS संधायक को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया। जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला विश्व का 5वां देश बन गया। ग्लोबल फायर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत जो है वो चौथे स्थान पर आया। ग्लोबल फायर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर। DRDO द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया। DRDO द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ। 1 जनवरी 2024 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया 1 जनवरी 2024 को। पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 लॉन्च किया। पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना ने सूर्यलंका वायु स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समार का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना ने सूर्यलंका वायु सेना स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समार का परीक्षण किया। विश्व का सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में हुआ। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण जो है वो लद्दाख में हुआ। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 2024 अप टू अप्रैल। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी स्टार्ट 2024 आयोजित करेगा। इसरो जो है कौन सा अभियान शुरू करेगा? इसरो ने स्टार्ट अभियान शुरू करेगा। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो जो है वो स्टार्ट 2024 शुरू करेगा। स्टार्ट का मतलब क्या है? स्टार्ट का मतलब है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है, उसका नाम है नोटिक्स। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज की।
स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया। स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान जो है वो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया। आदित्य L1 मिशन जो है उसने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया। आदित्य L1 ने दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से PACE मिशन लॉन्च किया, यानी पेस मिशन। दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से पेस मिशन लॉन्च किया। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र को अंतरिक्ष में उड़ान भेजा जाएगा। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जापान ने चंद्र लैंडर स्लिम ले जाने वाला H2A रॉकेट लॉन्च किया। जापान ने चंद्र लैंडर स्लिम ले जाने वाला H2A रॉकेट लॉन्च किया। चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब। चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। भारत का पहला सोलर मिशन जो है वो आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, जिसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैरेंज पॉइंट 1 के आसपास स्थापित किया गया है। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, जिसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 के आसपास स्थापित किया गया। चीन और मिस्र ने मिस्रसैट 2 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। चीन और मिस्र ने मिस्रसैट 2 उपग्रह का सफल परीक्षण किया। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से देश का पहला एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोसैट सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से देश का पहला एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोसैट सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसरो ने GSLV F12 के जरिए नौवहन उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया। इसरो ने GSLV F12 के जरिए नौवहन उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया। भारत सिंगापुर के धरती पर अवलोकन उपग्रह टेलीओएस-2 को लॉन्च करेगा। भारत सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह टेलीओएस-2 को लॉन्च करेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए अपना जूस मिशन लॉन्च किया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए अपना जूस मिशन लॉन्च किया। जूस मिशन यानी जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर। जूस मिशन। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 2024 अप टू अप्रैल 2024। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्त वालसम प्रजाति की खोज की गई। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्त प्राय बालसम प्रजाति की खोज की गई। कोल्लम के पास
खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। ओडिशा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश जो है वो सरयू नदी में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। मेघालय का बर्निहाट जो है वो 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। मेघालय का बर्निहाट जो है वो 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा जो है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत के बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ जो है वो लुप्त होने को है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ लुप्त होने को है। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। अफगानिस्तान को पछाड़ करके म्यांमार जो है वो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। 24 अप्रैल नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक की बात करें तो इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स किताब किसने लिखा? सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ ने। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स लिखा है सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ ने। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा किसने लिखा? PS श्रीधरन पिल्लई ने। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई ने। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखा? सैम पित्रोदा ने। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है सैम पित्रोदा। जस्ट ए मर्सिनरी किताब किसने लिखा? RBI के पूर्व गवर्नर D सुब्बा राव। जस्ट ए मर्सिनरी लिखा है D सुब्बा राव। फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर किसने लिखा? S रमन। फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर लिखा है S रमन। द कॉन्स्पिरेसी किसने लिखा? गोटबाया राजपक्षे। द कॉन्स्पिरेसी लिखा है गोटबाया राजपक्षे। स्वॉलोइंग द सन किसने लिखा है? लक्ष्मी मुर्देश्वर। स्वॉलोइंग द सन किसने लिखा है? लक्ष्मी मुर्देश्वर ने। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसने लिखा है? PS श्रीधरन पिल्लई। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसने लिखा है? PS श्रीधरन पिल्लई। स्कल्प्ड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम किसने लिखा? अश्विन प्रभु ने। स्कल्प्ड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम लिखा है अश्विन प्रभु ने। महास्वप्निक कुडू जो है वो किसने लिखा है? P विक्रम ने। महास्वप्निक कुडू जो है वो किसने लिखा है? P विक्रम ने। एक समंदर मेरे अंदर किसने लिखा? संजीव जोशी ने। एक समंदर मेरे अंदर लिखा है संजीव जोशी ने। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसने लिखा? चित्रा बनर्जी।
एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति लिखा है चित्रा बनर्जी ने। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं, भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं किताब किसने लिखा? जया जेटली ने। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं लिखा है किसने? जया जेटली ने। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा? मनोज मुकुंद नरवणे ने। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखा है मनोज मुकुंद नरवणे। संस्कृति के आयाम, संस्कृति के आयाम किताब किसने लिखा? मनोरम मिश्रा। संस्कृति के आयाम किताब लिखा है मनोरम मिश्रा ने। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स किताब किसने लिखा? MJ अकबर ने। MJ अकबर। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर लिखा है रोहित लांबा व रघुराम राजन ने। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर लिखा है रोहित लांबा व रघुराम राजन ने। नए भारत का सामवेद, नए भारत का सामवेद का विमोचन किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और वेलकम टू पैराडाइज किसने लिखा है? ट्विंकल खन्ना ने। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना। 2024 अप टू अप्रैल महत्वपूर्ण दिवस एवं विषय। तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 27 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाया गया। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है वो 21 अप्रैल को मनाया गया। विश्व लीवर दिवस, विश्व लीवर दिवस जो है वो मनाया गया 19 अप्रैल को। विश्व चगास रोग दिवस, विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया 14 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया गया। तो अब बात कर लेते हैं अप्रैल के कुछ थीम के। तो विश्व पशु दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है वो 27 अप्रैल को मनाया गया। और विश्व पशु चिकित्सा दिवस का थीम था पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यह थीम था विश्व पशु चिकित्सा दिवस का। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का विषय था IP और SDJ, IP और RSDJ नवाचार और रचनात्मक के साथ, IP और गैर SDJ नवाचार और रचनात्मक के साथ यह बौद्धिक संपदा का थीम था। विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस का थीम था अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना, अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना, यह थीम था। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस का थीम था रीड योर वे, रीड योर वे। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को। और विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? प्लैनेट वर्सेज प्लास्टिक। विश्व पृथ्वी दिवस का थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया 21 अप्रैल को। और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का थीम था नागरिकों को सशक्त बनाना, शासन को बढ़ावा बढ़ाना, नागरिकों को सशक्त बनाना, शासन को बढ़ाना, यह विश्व सिविल सेवा दिवस का थीम था। विश्व लीवर दिवस, विश्व लीवर दिवस जो है वो 19 अप्रैल को मनाया गया। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया गया। और विश्व लीवर दिवस का थीम था अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, अपने लीवर को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखें। विश्व चगास रोग दिवस, विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया 14 अप्रैल को।
विश्व चगास रोग दिवस का थीम क्या था? चगास रोग से निपटना, जल्दी पता लगाएं और जीवन की देखभाल करें। चगास रोग से निपटना, जल्दी पता लगाएं और जीवन की देखभाल करें। विश्व होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया गया और विश्व होम्योपैथी दिवस का थीम था होम्यो परिवार। होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार, होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस का थीम क्या था? भविष्य को निगेटिव करना, यानी सुरक्षा पहले। भविष्य को निगेटिव करना, सुरक्षा पहले। विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? 25 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस 25 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया 23 मार्च को। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस मनाया गया 21 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो 16 मार्च को मनाया गया। विश्व किडनी दिवस, विश्व किडनी दिवस जो है वो 14 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस जो है वो मनाया गया 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया 1 मार्च को। तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया 24 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस का थीम था हाँ हम टीबी का अंत कर सकते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस का थीम था हाँ हम टीबी का अंत कर सकते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया 23 मार्च को और विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम क्या था? विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम था जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में, जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया और विश्व जल दिवस का थीम था शांति के लिए जल का लाभ उठाना। विश्व जल दिवस के थीम था शांति के लिए जल का लाभ उठाना। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस मनाया गया कब? 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस का थीम था वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। विश्व वानिकी दिवस के लिए थीम था वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए समाधान। विश्व राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का थीम था टीके सभी के लिए काम करते हैं। विश्व राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का थीम था टीके सभी के लिए काम करते हैं। विश्व किडनी दिवस, विश्व किडनी दिवस मनाया गया 14 मार्च को। विश्व किडनी दिवस मनाया गया 14 मार्च को। विश्व किडनी दिवस का थीम था सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। विश्व किडनी दिवस के लिए थीम था सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो किसका कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? इम्ब्रेस इक्विटी, इम्ब्रेस इक्विटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम था इम्ब्रेस इक्विटी। शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च को। और शून्य भेदभाव दिवस का थीम था हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना। शून्य भेदभाव दिवस जो 1 मार्च को मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस का थीम था हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना। फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें तो यह 21 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस जो है कब मनाया गया? 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी।
विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को, विश्व दलहन दिवस मनाया गया 10 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया गया 28 फरवरी को, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम था विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम था विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम था बहुभाषी शिक्षा है पीढ़ीगत शिक्षा का आधार। बहुभाषी शिक्षा है पीढ़ीगत शिक्षा का आधार। विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस का थीम था रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी। रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी। विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस मनाया गया 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस का थीम था दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया गया, और विश्व कैंसर दिवस का थीम था केयर गैप को बंद करो। विश्व कैंसर दिवस का थीम था केयर गैप को बंद करें। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया, और विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम था आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम था आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। जनवरी, 75वां गणतंत्र दिवस, 75वां गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया गया। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। तो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को। 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, और 75वां गणतंत्र दिवस का थीम था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योरिटी। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का थीम था स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का थीम था स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का कब मनाया गया? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम था लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो उसका थीम क्या था? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस जो है वो कब मनाया गया? 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस का थीम क्या था? इन सर्विस ऑफ नेशन। भारतीय सेना दिवस का थीम था इन सर्विस ऑफ नेशन।
राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या था? एराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था एराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस का थीम था हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माह पखवाड़ा सप्ताह की बात करें तो भारत ऊर्जा सप्ताह, भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया गया 6 से 9 फरवरी 2024 तक आयोजन हुआ गोवा में। भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया गया 6 से 9 फरवरी के बीच में आयोजन हुआ गोवा में। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया 11 से 17 जनवरी 2024। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया 11 से 17 जनवरी 2024। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का थीम था सड़क सुरक्षा नायक बने, सड़क सुरक्षा नायक बने। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष की बात करें तो 2024 को उष्टगनों या कैमिलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा उष्टगनों या कैमिलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2024 को। महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक। समारोह की बात करें जलवायु शिखर सम्मेलन 2024। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 जो है वो कहाँ हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 हुआ मुंबई महाराष्ट्र में 12 जनवरी 2024 को। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 हुआ मुंबई महाराष्ट्र में। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 जो हुआ युगांडा के कंपाला में हुआ। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 जो हुआ युगांडा के कंपाला में हुआ 15 से 20 जनवरी 2024 के बीच में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 जो आयोजित किया गया हरियाणा के फरीदाबाद में 10 से 20 जनवरी 2024 के बीच में। विंग्स इंडिया 2024 एयर शो, विंग्स इंडिया 2024 एयर शो हुआ कहाँ? हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा पर। विंग्स इंडिया 2024 एयर शो हुआ हैदराबाद के बेगम हवाई अड्डा पर, बेगमपेट हवाई अड्डा पर 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच में। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच में हैदराबाद बेगम हवाई अड्डा पर विंग्स इंडिया 2024 एयर शो हुआ। विश्व रक्षा शो 2024, विश्व रक्षा शो 2024 जो हुआ वो ऑस्ट्रेलिया पर्थ में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में नहीं, विश्व रक्षा शो 2024 जो है वो सऊदी अरब के रियाद में हुआ। विश्व रक्षा शो सऊदी अरब के रियाद में हुआ 4 से 8 फरवरी के बीच में। विश्व रक्षा शो 2024 सऊदी अरब के रियाद में हुआ 4 से 8 फरवरी 2024 के बीच में। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन 2024, सातवां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 9 से 10 फरवरी के बीच में, 9 से 10 फरवरी के बीच में। 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ संयुक्त अरब अमीरात में। 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ संयुक्त अरब अमीरात में 12 से 14 फरवरी के बीच में, 12 से 14 फरवरी के बीच में।
नौवां रायसीना डायलॉग, नौवां रायसीना डायलॉग जो है वो कहाँ आयोजित हुआ? नौवां रायसीना डायलॉग जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नौवां रायसीना डायलॉग जो है वह नई दिल्ली में आयोजित हुआ 21 से 23 फरवरी के बीच में। नौवां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित हुआ 21 से 23 फरवरी के बीच में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 आयोजित हुआ स्पेन के बार्सिलोना में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 आयोजित हुआ स्पेन के बार्सिलोना में 26 फरवरी 2024 को, 26 फरवरी 2024 को। और 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ अबू धाबी में 18 अप्रैल 2024 को। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ अबू धाबी में 18 अप्रैल 2024 को, 18 अप्रैल 2024 को। समसामयिकी विविध में बात करें तो 1 मई 2024 तक रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दर जो है वो बैंक दर कितना है? बैंक दर जो है वो 6.75% है। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया बैंक दर जो है वो 6.75%। रेपो रेट, रेपो दर कितना है? 6.50%। रेपो दर जो है वो 6.50% है। रिवर्स रेपो दर कितना है? रिवर्स रेपो दर जो है वो 3.35% है। रिवर्स रेपो दर जो है वो 3.35% है। CRR, CRR जो है वो 4.5% है। CRR कितना है? 4.5%। SLR, SLR जो है वो 18% है। SLR कितना है? 18%। MSF, MSF कितना है? 6.75%। MSF है 6.75%। तो बैंक दर हो गया 6.75%, रेपो दर हो गया 6.50%, रिवर्स रेपो दर हो गया 3.35%, CRR हो गया 4.50%, SLR हो गया 18.0%, MSF जो हो गया 6.75%, MSF हो गया 6.75%। राम मंदिर, राम मंदिर महत्वपूर्ण तथ्य। राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा किया गया था। राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा किया गया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है वो 22 जनवरी 2024 को किया गया। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण जो है वो किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार कौन थे? राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा। मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने मिलकर किया है। राम मंदिर का निर्माण जो है वो टाटा और लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने मिलकर किया है। 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट। 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट। रामलला की मूर्ति, रामलला की मूर्ति की ऊंचाई बात आए तो कितना है? 51 इंच। रामलला के मूर्ति की ऊंचाई है 51 इंच, जिसके निर्माता है अरुण योगी राज। जिसके निर्माता कौन है? अरुण योगी राज। राम मंदिर में 5 मंडप, 392 खंभे और 3 मंजिलें हैं। राम मंदिर में 5 मंडप, 392 खंभे और 3 मंजिल हैं। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य की बात करें तो भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना करने का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक। भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना करने का लक्ष्य है 2024 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य है 2024 तक।
कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य है 2024 तक। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है 2024 तक। पहले 2022 तक था, अब हो गया है 2024 तक। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य क्या है 2024 तक। सबके लिए आवास मुहैया कराने के लिए लक्ष्य है पहले 2022, अब 2024। हर घर में नल से जल, हर घर में नल से जल जो है वो स्वच्छ जल आपूर्ति लक्ष्य, हर घर में नल से जल, यह लक्ष्य था 2024। स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 को बनाया गया था। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब है 2024 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है 2024। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य है 2025 तक। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य है 2025 तक। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक 2025 तक। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है 2025 तक। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है 2025 तक। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है 2025 तक, लेकिन अब तो ये 2028 तक हो गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है 2025। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिलाया जाएगा। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिलाने का लक्ष्य 2025 तक। 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है 2025 तक। 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है 2025 तक। दूध पर प्रसंस्करण को दोगुना करना लक्ष्य है 2025 तक। दूध पर प्रसंस्करण को दोगुना करना लक्ष्य है 2025 तक। वेटिंग टिकट को खत्म करना, कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027 तक। वेटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य है 2027 तक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य है 2030 तक। सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात करने का लक्ष्य है 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य है 2030 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य 2030 तक। भारत के पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2030 तक। HIV या एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030, मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का भी लक्ष्य 2030 रखा गया है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य है 2040 तक। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य है 2040 तक। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है 2047 तक। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक।
भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य है 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2050 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2050 तक। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 तक। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 तक। देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करना लक्ष्य है 2070 तक। देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करने का लक्ष्य है 2070 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक।